नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। देश में कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है कि नई चुनौती अब सामने आ गई है। देश में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग कर ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लिए डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए गए हैं। उधर केंद्र सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड बीमारी की श्रेणी में भी डाला है। राज्यों को इस बीमारी के बारे में हर जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी। और ब्लैक फंगस से जुड़े हर सवाल पर हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, जो बताएंगी हमें क्या है ये ब्लैक फंगस, क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे कैसे लड़ा जाए। दिल्ली के एम्स में पद्म श्रीवास्तव न्यूरोलॉजी विभाग की हेड है। डॉक्टर पद्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में और धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये क्या समस्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है कोई नई इन्फेक्शन नहीं है। ये पहले भी हम बहुत बार देखते हैं कि जो भी मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, खास तौर पे जो डायबिटिक्स है, जो कैंसर के मरीज होते हैं, ट्रांसप्लांट के मरीज होते हैं, इम्यून सप्रेसिव होते हैं, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। तो खास बात अभी ये है कि इस कोविड की जो सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा मरीज एकदम से हम देख रहे हैं। तो इट्स लाइक अ वेव ऑफ इन्फेक्शन जो पहले कभी देखा नहीं है, ना फर्स्ट वेव में ना बाकी दुनिया में। तो ये जो फंगस की इन्फेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहते हैं, मतलब ये हमारे आसपास रहती है, नॉर्मली रहती है, सॉइल में रहती है, जो एयर में रहती है, पर हमारे पास इम्यूनिटी का एक कवच होता है, एक प्रोटेक्शन होता है, तो हमारे अंदर वो एंटर ही नहीं कर पाती। पर जब वो इम्यूनिटी कम होता है, जैसे कोविड की जो इन्फेक्शन से लिम्फोसाइट काउंट कम हो जाती है, जब लिम्फोसाइट काउंट कम हुआ इम्यूनिटी वैसे ही कम हो गया। उसके ऊपर से अगर जैसे हमारे जो एल्गोरिथम्स में स्टेरॉइड की यूसेज जो बताया, हाँ हमारे पास तो रामबाण तो है नहीं कोविड के लिए, बट स्टेरॉइड एक है जो WHO की उसमें भी रिकमेंडेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक हमारे पास एक वस्त्र है। पर जब ये स्टेरॉइड मिसयूज हो जाती, जो मात्रा में देना है, कब देना है, कितने दिन देना है, उसमें मिसयूज हो गया, उससे और इम्यूनिटी कम हो गया। और डायबिटिक्स में जो हमारे जो शुगर की कंट्रोल अगर नहीं आया, ये सारा जो मल्टी फैक्टोरियल की प्रॉब्लम से ये हम सोचते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस की जो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया जी। और आपका दूसरा सवाल ये था कि डॉक्टर पद्मा, इस बीमारी को कितना बड़ा खतरा माना जाए, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये फैल रहा है और केसेस सामने आ रहे हैं, लोगों में एक पैनिक है, कंफ्यूजन है, तो कितना बड़ा खतरा? खतरा तो है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस वैसे ही जब भी पहले भी आते थे, अभी भी जो देख रहे हैं, ये अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो 80% इसमें मौत की संभावना है। तो ये बहुत खतरा है। और ये जो इन्फेक्शन है खाली अगर साइनस पे हुआ तो एक माइल्ड है, पर जो हम देखते हैं कोविड में रोकैम, मतलब राइनो ओक्यूलो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब साइनस, आंख और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट। जब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो आप मतलब ये सोचिएगा कि सर्जरी के बाद भी, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट के बाद भी ये जो बचना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये डॉक्टर पद्मा, क्या ये क्या बीमारी ऐसी है कि छूने से या इस मरीज के संपर्क में आने से किसी और को भी हो सकती है? क्योंकि कोविड तो आप जानती हैं कि किस तरीके से इन्फेक्शियस है ये वायरस। ब्लैक फंगस का क्या कहना है आपका? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। ये इम्पोर्टेंट है बताना कि ये छूत की बीमारी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होती कोविड की। जैसे ये किसी को अगर म्यूकोर हो गया, कोविड से वो बच गया, कोविड नेगेटिव है, अब म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, तो उनको छूने से या उनके आसपास रहने से हमें म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंटेजियस नहीं है। चलिए, एक कम से कम ये बड़ी राहत है, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स की जब आप केयर करते हैं तो एक डर बना रहता है कि भाई कहीं इन्फेक्शन लग ना जाए। ब्लैक फंगस आप बता रही हैं कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगला मेरा सवाल है कि ब्लैक फंगस को जो नोटिफाइड डिजीज की लिस्ट में डाला है सरकार ने, इससे क्या फायदा है? फायदा ये है कि पता तो चलता है कि कितने दिनों की वो नंबर आ रहे। दूसरा भी ये इम्पोर्टेंट है कि इसके जरिए जो whatever the methods are being taken, for example, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एम्फोटेरिसिन बी ये इम्पोर्टेंट दवा है। पैनिक में क्या करते हैं लोग, उसको खरीद लिया या ओवर द काउंटर अगर मिल जाती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन मिल जाती है, तो एक तो ये जैसे पहले ये रेमडेसिविर और स्टेरॉइड के साथ हुआ, ये कम पड़ जाएगा, मिलेगा नहीं एंड रॉन्ग इस्तेमाल हो जाएगा। तो एम्फोटेरिसिन भी ऐसी दवा है जो इसके लिए देते हैं। ये भी एक टॉक्सिक ड्रग है, ये ओवर द काउंटर नहीं ले सकते, आप घर पे बैठ के ये इंजेक्शन नहीं ले पाएंगे, आप बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग होना चाहिए। देयरफॉर ये रेगुलेशंस आ गया कि ये तो पता चले कितने आया और जहां भी ये ज्यादा आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रहा है, व्हाट आर द ट्रिगर्स, ताकि उसके लिए कुछ मेथड्स अपनाए, बिकॉज प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग हियर जी, नॉट टू मच। इसको तो हमको प्रिवेंट करना है और उसके लिए नोटिफाइंग and being able to have a hand on कहाँ ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, and drug regulations बहुत ही important measures होते हैं। डॉक्टर पद्मा, मैं एक इनिशियल इसका क्या सिम्टम आता है, क्योंकि दिखना एक्सटर्नल रूप पे ये तो काफी लेटर स्टेज होती है, तो मरीज में सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे बचाव का क्या उपाय है? तो एक तो मैं बचाव का मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो है, हमारे सामने हमारे हाथ में जो है, जो लो हैंगिंग फ्रूट जो कहते हैं कि अगर हम डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल रखे, उसके लिए जो भी डॉक्टर के संपर्क में रह के अपने आप कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करे, स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल इज एब्सोल्यूट मस्ट। नंबर 2, सेल्फ मेडिकेशन करते हुए स्टेरॉइड्स ना ले, एंटीबायोटिक का मिसयूज ना करे। चौथा है हाइजीन, इंक्लूडिंग आवर ओन मास्क, जो मास्क हम पहनते क्लॉथ मास्क, को वेट हो गया, वो गीला पड़ गया तो वो नहीं, उसको धो के सुखा के अच्छी तरह पहना। हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार तो हम कर सकते हैं। और दूसरा, कैसे ये इसको हाउ डू वी सस्पेक्ट दैट, अर्ली कैसे पिकअप होगा। कोविड के बाद जो घर चले जाते हैं, अगर न्यू ऑनसेट हेडेक हुआ, फिर दर्द खास तौर पर एक तरफ हुआ, आंखों के आमने सामने अराउंड ऑर्बिटल और आंखों के पीछे दर्द होने लगा, या जो नेसल कंजेशन, नोज जो ब्लॉक हो जाती है, कुछ डिस्चार्ज होता है, ब्लडी डिस्चार्ज हुआ या काला काला डिस्चार्ज हुआ, या जो फेस पे एक तरह की स्वेलिंग आ गया, रेडनेस आया, तो डिस्कलरेशन हुआ, आंख सूज गया, आंखें की पलके नीचे गिर गया, ये कहीं भी हो तो तुरंत आ जाना। जिस पर आई मीन डोंट वेट टिल कि बेहोशी के हालत आ रहा है या लकवा हो गया, कुछ और हो गया, वहां तक आना ही नहीं। हालांकि हो सकता है एक फॉल्स अलार्म हो सकता है सिंपल साइनसाइटिस भी हो, कोई बात नहीं, पहले तो आ तो जाए एंड द डॉक्टर्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये म्यूकोर है या आम तौर की साइनसाइटिस है। तो कोई भी नई प्रॉब्लम, स्पेशली कोविड होने के बाद, आप घर जाने के बाद अगर ऐसी चीजें हुआ तो डेफिनेटली यू मस्ट कम फॉर चेकअप। डॉक्टर पद्मा, ये जो स्टेरॉइड्स का आप जिक्र कर रही हैं, ये सिर्फ कोविड के दौरान लेने से ब्लैक फंगस पैदा हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और सही अमाउंट में पेशेंट लेता भी है, तो क्या दूसरी बीमारियों में स्टेरॉइड्स लेने वाले पेशेंट्स को भी ये खतरा हो जाता है ब्लैक फंगस का? तो ये खतरा तो डेफिनेटली है। अक्सर हम जो देखते हैं वो डायबिटिक्स में देखते हैं, पर इतनी मैग्नीट्यूड में कभी नहीं देखा। तो इसीलिए हम सोचते हैं, और ये रिसर्च अभी, ये खोज अभी जारी है कि इम्यूनिटी के अलावा, स्टेरॉइड यूज के अलावा, ये जो डायबिटिक्स एंड शुगर कंट्रोल के अलावा और क्या कारण हो सकता है। तो एक खोज ये भी है कि क्या ये कोरोना स्ट्रेन जो अभी है उसके दौरान ये प्रोपेंसिटी ज्यादा है या कुछ और चीजें हैं, जैसे कोई ट्यूबिंग है, कोई ह्यूमिडिफाइंग फैक्टर्स है, कुछ लोग तो कहते हैं कि ऑक्सीजन की जैसे देते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग आ गया एक सिलेंडर से 2-3 वायर ट्यूब से दे रहे। पर हमने देखा कि जो मरीज यंग पीपल है, डायबिटीज भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं लिया, थोड़े दिन स्टेरॉइड लिया, उनमें भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। तो हालांकि वो
नंबर बहुत कम है, तो हो सकता है और भी कारण हो और इसीलिए ये खोज जारी है। परंतु अभी तक हमारे सामने आया डायबिटीज, स्टीरॉयड, इम्यूनिटी कम होना एंड हाइजीन, दीज आर द मेन थिंग्स। अगर इसके ऊपर हम जिक्र कर ले तो हो सकता है वी कैन प्रिवेंट इट। जी डॉक्टर साहब, अब एक वाइट फंगस की भी बात की जा रही है और पटना में ये वाइट फंगस के केसेस भी सामने आए हैं। अभी तक तो ब्लैक फंगस सुन रहे थे, अब ये वाइट फंगस। कोरोना से तो आदमी पहले ही इतना परेशान है। ये क्या बीमारियां पहले भी होती थी या ये अब केसेस ज्यादा आने लगे, और ये वाइट फंगस क्या है? तो व्हाइट फंगस इज एक्चुअली लेमन टर्म फॉर कैंडिडियासिस। नाउ कैंडिडियासिस इज नॉट लाइक लिकॉर। कैंडिडियासिस को हम अक्सर पाया जाता है जो भी मरीज आईसीयू में दाखिल है, कई दिन एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं, सेप्सिस है, एंटीबायोटिक, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, हाई एंड एंटीबायोटिक्स जब लेते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के साथ ये फंगस जो है ये भी एक माइल्ड ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन फैल जाता है। एंड इन सच केसेस ये इसको प्रोफिलैक्टिकली भी कई बार हम आईसीयू में दवाई इस्तेमाल करते। तो व्हाइट फंगस इज अ डिफरेंट थिंग। ये कैंडिडियासिस ये अक्सर आईसीयू में पाया जाता है। तो ये ऐसे ही 4 जो केसेस पटना में उन्होंने देखा, पर आई डोंट थिंक दिस इज अ वेव। कैंडिडियासिस इज अ पार्ट ऑफ एनी लॉन्ग टर्म आईसीयू मल्टीपल एंटीबायोटिक जो देते हैं उन मरीजों में हम देखते हैं। तो क्या ये भी फेटल होती है मैम? ये व्हाइट फंगस के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर सही समय पे उपचार ना मिले तो क्या ये भी फेटल डिजीज है? इट इज अ सीवियर डिसीज। कोई भी माइल्ड डिसीजेस नहीं है, पर आप देखिएगा ये है आईसीयू मरीज में जिनमें बहुत सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी इफेक्ट हुआ, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं, उसके रेसिस्टेंस डेवलप हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी भी लो है। वैसे ही इस माहौल में एक फंगस, एक सेप्सिस जैसे बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली ये सीरियस मामला हो सकता है, पर इसका भी उपचार है। कैंडिडियासिस इज ऑल्सो ट्रीटेबल, इसका भी मेडिसिन है। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और वैक्सीन की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीन की जो डोजेस के बीच का अंतराल है उसको अब बढ़ा दिया गया है। क्या वजह आप देखती हैं? क्या इससे एफिकेसी और ज़्यादा बढ़ेगी या वैक्सीन की कमी थी इसलिए इसको बढ़ाया गया? रिसर्च क्या कहती है? तो मुझे तो लगता है कि जो साइंस है हमारे पास, एंड साइंस का आप देखिएगा, साइंस इज एन इवॉल्विंग थिंग। हमारे पास तो 10 साल का ना एक्सपीरियंस ना कुछ है, 1.5 साल की एक्सपीरियंस है। तो हमारा गोल पोस्ट जो है इसीलिए बदलते जा रहे हैं कि जैसे जैसे साइंस और जैसे जैसे हमारा एविडेंस आ रहा है तो हमारे एल्गोरिदम्स एंड गाइडलाइंस भी चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि सिंस वी आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, हम बैलेंस कर रहे हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। इस बैलेंस में कितने लोगों को जो प्रायोरिटाइज करके कितना तक हम उनको प्रोटेक्शन दे पाते हैं, आई थिंक ये सारे चीजें नजरिया लगाते हुए आई थिंक दीज गाइडलाइंस आर बीइंग मेड। तो देयरफॉर ये बताया है ना, लिटरेचर के अनुसार, साइंस के अनुसार ये भी देखा गया है कि जब आप स्पेसिंग करते हो तो आपकी इम्यून मेमोरी होती है, इम्यून मेमोरी सेल बेस्ड एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और ये देखा जाए इज वेरी हेट्रोजीनस। और कई लोगों में almost like 3 months and up to at least in the literature it is still 12 weeks. Now 16 weeks कुछ लोग बताते हैं, I don't know much about it, but I think ये बैलेंस बना के ये डिसीजंस ले रहे ताकि प्रायोरिटाइज करके जिन लोगों को मैक्सिमम चाहिए उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे इम्यूनिटी को लेकर जानना चाहूंगी, क्योंकि ब्लैक फंगस का आपने जिक्र किया, व्हाइट फंगस का आपने जिक्र किया और इम्यूनिटी से रिलेटेड ये डिजीज हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर इम्यूनिटी को लेकर पहले से ही दिक्कत है तो क्या वैक्सीन उतनी ही कारगर है, उतनी ही जितनी कि जिन लोगों को इम्यूनिटी की दिक्कत नहीं है उन पर ये कारगर है? ये अच्छी सवाल है। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जो कैसे आप, जैसे हमने वैक्सीन ले लिया, हमें कैसे पता कि हमारे इम्यूनिटी बढ़ गई या हमारे इम्यून मेमोरी आ गई? तो वो एंटीबॉडीज एसेस करके ये एक तरह से पता चल सकता है। तो अभी तक तो जो चेकअप हो रहा है वो एंटीबॉडीज इन टर्म्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, एंड यू कैन आल्सो हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेवरल विरियन, द होल विरियन आल्सो। और इसमें देखा है कि कुछ लोगों की रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, कुछ लोगों को बहुत बढ़िया होता है। आपने भी सुना होगा, इट्स वेरी हेट्रोजीनियस। तो जिनको एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है
तो ऑब्वियसली दे विल बी लिटिल मोर प्रोन। आपने देखा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी आते हैं। तो अभी तक हमारे पास क्या एविडेंस है? अगर आपके पास एक शॉट मिली तो आपका पूरा इम्यूनिटी नहीं है। आपके पास 2 शॉट्स मिला और 2 हफ्ते हो गया उसके बाद, तो आपका मैक्सिमम चांस है कि इम्यूनिटी अच्छी तरह है। डॉक्टर पद्मा, ये इम्यूनिटी को लेकर जो डॉक्टर पद्मा जो एंटीबॉडीज की संख्या की बात है, उस पर लेकर अलग अलग दावे, अलग अलग बात की जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ब्लड टेस्ट के बाद, पहली डोज के बाद कितनी एंटीबॉडीज को अच्छा माना जाता है और कितनी एंटीबॉडीज को कम माना जाता है? 2 डोज के बाद कितना एंटीबॉडीज होनी चाहिए जिसको एक अच्छा स्कोर माना जाए? तो अच्छा स्कोर ये माना जाता है किसी को भी मोर देन 20-25। ओके, सो बट ओनली थिंग इज, अगर आपके पास 10, 14, 15 भी है तो ठीक है। अगर आपके पास 2 से भी कम है या ना ही है, 0-0 आ रहा है, तो आप बस ये देखिएगा, कई तरीके हैं ये एंटीबॉडी टेस्टिंग करने में। दैट ऑल्सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट। एंड कैसे करते, कौन से टेस्ट से करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के ऊपर भी रहता है। पर मैं ये मानती हूँ कि ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सब लोग जाके एंटीबॉडी करा ले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ओनली 2 थिंग्स। 1, कि जो वैक्सीन आपको दिया जा रहा है ताकि आपके प्रोटेक्शन सिवियरिटी ऑफ डिसीज ना हो, बिल्कुल उसका तो एडवांटेज हमारे पास है। ये भी 100% नहीं, बट ऑलमोस्ट 90%। मतलब वैक्सीन लगाना ही डॉक्टर पद्मा सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोरोना को हराना है तो फौरन, अगर आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, आपकी उम्र में लगाया जा रहा है, तो लगवा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पद्मा, आपने हमारे लिए समय निकाला और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। महामारी के इस दौर में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार नजर आ रहा है, लेकिन देश में वैक्सीन की कमी है तो दूसरी तरफ कोविन ऐप पर लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन सिस्टम कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने बात की टेक गुरु ज्ञान गुप्ता से। टेक गुरु ज्ञान गुप्ता जी, और ये बताते हैं कि किस तरह से कोविन ऐप में सुधार किया जा सकता है। एक प्रपोजल है इनके पास, हम उस पूरे प्रपोजल के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे लोगों की सुविधा के लिए कोविन ऐप को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो सर स्वागत है। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो प्रपोजल है वो क्या है, क्योंकि कोविन ऐप में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो किस तरह के सुधार आप बता रहे हैं, किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं? मेरे कुछ सजेशंस हैं। पहला सजेशन है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सिंप्लीफाइड होना चाहिए और वो उन लोगों के लिए होना चाहिए जो कि भाषा जानते हैं और बहुत ही बिना कुछ किए हुए उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वॉइस इनेबल्ड हो, कि अगर मैं लॉगिन किया, वो मुझसे 4 सवाल पूछे कि आपका आधार नंबर क्या है, कहाँ पे आपको वैक्सीनेशन चाहिए, प्रेफरेंस क्या है, टाइम क्या है, और रजिस्ट्रेशन हो जाए। या ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल नंबर है जहाँ पे लोग मिस कॉल दें और वापस उनके पास कॉल बैक आए, अगेन इन ऑटोमेटेड फैशन, जो उनसे वो 4 सवाल पूछे, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या होता है, उनका आधार कार्ड चाहिए होता है, वो कहाँ पे वैक्सीन लगवाएंगे, उनका कोई टाइम प्रेफरेंस है या उनकी कोई वैक्सीन प्रेफरेंस है, आपको सिर्फ 4 सवाल चाहिए होते हैं। तो वॉइस के थ्रू या मिस कॉल के थ्रू हम उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जो बाकी के लोग हैं जो कि इतना ऐप सेवी नहीं है, या आप गांव में जाएंगी या बाकी जगह जाएंगी, तो उनका भी वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकें।